हमारे पास पेपर होगा उसको हमने देखना है। ठीक है। सो आई टीच यू द सब्जेक्ट डेटा सिस्टम एंड रिस्क। याद होगा पहले भी पीआरसी में भी हमारे लेक्चर देते, बहुत सारे लोग हमारे साथ इंटरेक्ट रहते हैं। आगे आने वाला दौर जो है वो कंप्लीटली आईटी का है। हर चीज आईटी पे जाती चली जा रही है। रिमेम्बर, मतलब आप अपने बिजनेस को देखें, अपने ऑफिसेस को देखें, अपने घर को देखें, अपनी स्टडी को देखें, सबकी सब किसी ना किसी तरह एआई या आईटी बेस्ड होती चली जा रही। सेम इसी तरह ऑडिट मैनुअल होता था और आहिस्ता आहिस्ता ऑडिट जो दुनिया में है वो आईटी ऑडिट या सिजा में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये बता रहा है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो उसकी वेटेजेबल क्या है। मतलब कि आप लोग अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो किस लिए बैठे, मतलब आपका फ्यूचर क्या है, आपके पास आपने क्या बनना है आगे जाके। जाहिर बात है ऑडिटर तो बनना है, ऑडिटर में आईटी ऑडिटर बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है। क्लियर। ये वो फील्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रही है। क्लियर। दैट रियली मैटर कि आपने किस तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करना है। इसलिए कि जब आप अभी आप पीआरसी कर रहे हैं तो आप पीआरसी के बाद कैफ की तरफ आए और कैफ के लिए आपके पास आपके 8 पेपर आपको देने हैं। मे बी टेक्स 1 ईयर एंड 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर में दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाएगी, सॉफ्टवेयर कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, एआई की पावर कहाँ से कहाँ चली जाएगी। दैट सब्जेक्ट रियली मैटर कि आपको आने वाली टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस किया जाए, आपको बताया जाए कि आपने अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम करना है विद द हेल्प ऑफ आईटी। क्लियर। सो द कोर्स नेम इज डेटा सिस्टम एंड रिस्क। इफ यू सी दैट तीन चीजें हमारे पास है कि डेटा क्या है, सिस्टम क्या है और रिस्क क्या है। तो हम इस सब्जेक्ट में डिटेल डिस्क्राइब करेंगे और बताएंगे आपको कि आपने इस कोर्स को कैसे लेके चलना। क्लियर। फर्स्ट वन, माय इंट्रोडक्शन। एवरीवन नोज दैट जो मेरे यहाँ बैठे हुए हैं फिजिकली और उन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, और इसके बाद जो ऑनलाइन वाले हैं उन्होंने भी मेरी क्लासेस ली हुई है। उसके अलावा जो प्रीवियस बैच वाले थे उनसे भी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन आपके पास है। लेकिन फिर भी आई रिपीटेड माई introduction again. My name is Imran Arshad, and from the previous 25 year, I am in a teaching field और आईटी रिलेटेड कोर्सेज टीच करता हूँ, मैनेजमेंट रिलेटेड टीच करता हूँ। प्रीवियसली फ्रॉम द 12th ईयर आई एम विद सीए फील्ड, और उसमें मैं एएफसी से लेकर पढ़ा रहा था। जब एएफसी पहले आया था तो आई एम टीचिंग दैट वन। उसमें डिफरेंट 10 मेरिट थे। उसके अलावा फिर पीआरसी के डिफरेंट कोर्सेज, उसमें बिजनेस कम्युनिकेशन से लेकर उसके अलावा आईटीबी और बहुत सारे कोर्सेज हो। तो एक्चुअली 12 ईयर से आई एम टीचिंग द सीए एज वेल एज एसीसी। आई एम टीचिंग द एसीसी इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। आईसीएमए में 15 ईयर से टीच कर रहा हूँ। डिफरेंट यूनिवर्सिटी में आईटी और मैनेजमेंट के कोर्सेज में टीच कर रहा हूँ। सो अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। तो क्या होगा? हाँ, ये मैंने क्लियर। सो 15 ईयर एक्सपीरियंस तो सिर्फ मेरा आईसीएमए में है। तो my expertise is that I done a BSc from Karachi University in physics chemistry में आया था। applied math में MSc कर रहा था। then I done MBA in marketing। फिर I done MCS in computer science। उसके बाद फिर MCSC किया, MCSC प्लस आई किया, CCNA किया, CCNP किया, CCI किया, सिजा किया। तो अप्रोक्सीमेटली 20 सर्टिफिकेशन इज रिलेटेड। क्लियर। मेरे नोट्स आपने देखे होंगे, गौहर आपको रिप्रेजेंट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वाई दैट इंस्टीट्यूशन, इसलिए कि यहाँ जो हमारी टीम है, सर तारिक की एक कंप्लीट टीम है। उसके बाद गौहर आपके पास अवेलेबल है। क्लियर। अवेश आपके पास है। उसके बाद हमजा जो है वो आपको बहुत ज्यादा असिस्ट करेगा। आपने पिछले कोर्सेज में भी देखा कि जितनी क्विज़ेस लगाना, उसको कंडक्ट करना, जो आपको
बुक को आपसे शेयर करना, पर सेमेस्टर के पर चैप्टर के नोट्स आपको रिप्रेजेंट करना, तो वो हमजा ही आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो फिजिकल होंगे उनसे तो कोई मैं कंडक्ट कर लेता हूँ। ऑनलाइन वाला होता है तो वो हमजा कंडक्ट करता है और मुझसे फिर शेयर कर लेता है जो भी रिजल्ट्स होते हैं आपके, जो क्यूरीज होती है वो हम बैठ के रिजॉल्व कर लेते हैं आपके। ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है वो हम इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने बात ये याद रखनी है कि मेरा जो फील्ड है वो प्योरली आईटी है, इसलिए कि जितनी सर्टिफिकेशन आईटी की मैंने की हुई है वो स्पेसिफिक इन्हीं फील्ड के रिलेटेड है। और अभी भी मैं डीएचएस सोफा में भी जो है वो आईटी से रिलेटेड कोर्सेज कर रहा हूँ, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज वहाँ टीच कर रहा हूँ। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी एज कम्पेयर टू अदर। तो सबसे पहला ये काम। एनी क्वेश्चन? कोई चीज पूछनी है आपको? अब इस सीए में तो याद रखिएगा, कैफ हमने भी कहा कि पीआरसी से 3 गुना मेहनत आपको कैफ में करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर मेरे हर चैप्टर के साथ साथ आप तैयारी कर लेते हैं, नोट्स को देख लेते हैं, समरी नोट्स को देख लेते हैं, वो आपको पहले ही अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके साथ ही आप फौरन ही क्विज कंडक्ट कर लेते हैं, क्विज दे लेते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं, तो शायद आपको कभी भी लास्ट में डिफिकल्टी ना हो। मेरे जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट हैं, अच्छे खासे स्टूडेंट थे, आप उनसे पूछेंगे कि एंड पे उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए कि इतने फ्रिक्वेंटली क्विजेस होते हैं कि खुद ब खुद ही दे आर वेरी ग्रूम एंड वेरी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तो रात बाद में उनको इतनी मेहनत की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्टेड विद दैट वन। कोर्स नेम इज डेटा सिस्टम एट रिस्क। इफ यू सी डेटा, डेटा के कितना पोर्शन है? टीचिंग आवर 40 to 45 मिनट। यह आई कैप की गाइडेंस है, आई कैप के मुताबिक है। और वेटेज है 35 to 40 में। 100 मार्क्स में से 35 to 45 मार्क्स का वेटेज जो हमारे पास है वो डाटा का मे बी 35 हो, ठीक है, 37 हो जाए, 30, लेकिन वेटेज जो है 35। इसका मतलब है कि आप अगर शुरू के चैप्टर्स को अच्छी तरह कर लेते हैं तो यू कवर दैट वन 35 to 40 मार्क्स। क्या होता है डाटा के चैप्टर्स में, क्या है वो हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने सिर्फ बेसिक थीम देख लेना। सेकंड है सिस्टम। अच्छा, सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर्स की क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लगाया जाता है। अगर बिग डाटा है तो बिग डाटा का सिस्टम्स कैसे होंगे। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम कहते होंगे। सिस्टम क्लियर। अब सिस्टम पे डाटा स्टोर होता है तो सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जब स्टार्ट करूंगा अपने लेक्चर तो सिस्टम की बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ताकि आपको पहले ये तो पता चले कि सिस्टम क्या होता है। क्लियर। सिस्टम पता होगा तो ऑटोमेटिकली हम डाटा की रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। तो सिस्टम मैटर करता है मेरे लिए। सिस्टम की वेटेज 30 to 40 है। इसका मतलब है कि पहले अगर आप सिस्टम को पढ़ लें 30 मार्क्स, और 40 मार्क्स अगर वो आ गए तो 70 मार्क्स तो हम यहां से कवर कर लेंगे, या 75 मार्क्स हम दो सेक्शन से कवर कर लेंगे जिसको सिस्टम और डाटा कहा जाता है। अंडरस्टैंड। लास्ट पोर्शन इज द रिस्क, जिसके तकरीबन 4 चैप्टर्स है। और 4 चैप्टर अगर रिस्क के पढ़ाई जाए, अच्छा ये वो चैप्टर्स हैं जो पहले ऑडिट में पढ़ाए जाते हैं। रिस्क क्या होते हैं, इनहेरिटेड रिस्क क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क क्या है, आईटी रिस्क क्या है, उनको किस तरीके से मैनेज करना है। अगर आईटी रिस्क है, हैकिंग हो रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो रही है, हैकर ने आपको अटैक किया है, डिनाइल ऑफ सर्विस का आपके पास अटैक हुआ है, आपके पास क्या क्या टूल्स हैं जिनके थ्रू आप अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहले हम रिस्क पढ़ाएंगे, फिर उनकी मैटिगेशन टेक्निक्स पढ़ाएंगे, फिर टूल्स पढ़ाएंगे, फिर एनहांसमेंट पढ़ाएंगे। हमारे पास चैप्टर्स। तो एक्चुअली अगर आप सेक्शन वाइज देखें तो ए बी सी सेक्शन है जो कंप्लीट होके हमारे पास 100 है। अगर रिस्क देखें तो 20 to 30 है। इसका मतलब है कि पहले वाले दो पोर्शन का वेटेज 75 तक हो सकता है, और बाकी जो पोर्शन है उनका वेटेज 30% है। डन? अंडरस्टैंड? अब इन कोर्स में हमारे पास चैप्टर्स, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन दिखाऊं। दिस वन, सी दैट chapters in that book, there is total 17 chapters। सबको नजर आ रहा है? शो हो रहा है बच्चा?
यहाँ भी नजर आ रहा है सबको, फिजिकल जो बैठे हुए हैं, और यहाँ ऑनलाइन वालों को? यस, 17 चैप्टर्स है। अच्छा, 17 चैप्टर्स में अगर हम मैनेज करें तो डेटा, देखते रहिएगा, अभी सिर्फ नाम बता रहे हैं। डेटा, डेटा गवर्नेंस, डेटा एनालिसिस, बिग डेटा, डेटाबेस, डेटा नॉर्मलाइजेशन। इसका मतलब है कि ये अगर 6 थिंग्स ली जाए तो ये 6 चैप्टर डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हम डेटा से रिलेटेड थिंग पढ़ेंगे। डेटा क्या होता है, डेटा की कितनी टाइप्स होता है, डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे मेंटेन करता है, और डीबीएमएस डाटा क्या होता है, बिग डाटा क्या होता है, बिग डाटा का आर्किटेक्चर क्या होता है, बिग डाटा में 4 वीज कितने होते हैं, 6 वीज कैसे होते हैं, डेटा एनालाइज कैसे करना है, आपके डेटा साइंटिस्ट कैसे बनना है, डेटा की गवर्नेंस कैसे होनी है। इन डिटेल डिस्क्रिप्शन को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले 6 चैप्टर आपके डाटा की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। अब जब डेटा को आपने पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली आपका वेटेज कितना था, 35 से 45 मिनट। 6 चैप्टर्स को 35 to 45 मार्क्स के लिए आप कवर कर लेंगे। नोट्स अवेलेबल है, समरी नोट्स अवेलेबल है, क्विजेज अवेलेबल है, इंटरेक्टिव मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूं, आपकी क्यूरीज को मैं सॉल्व कर रहा हूं, साथ आपको 3 असिस्टेंट हैं जो कि आपको मैनेज कर रहे हैं। तो आपने सिर्फ हार्ड वर्क करना है, चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स को पढ़ना है, नोट्स को समझना है, और हर क्लास के एंड पे और नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग पे मुझसे क्यूरीज करनी है, क्वेश्चन पूछने। डन? ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है उनको? अंडरस्टैंड? अच्छा, सबसे पहली बात, इट इज नॉट जस्ट द पेपर। पेपर नहीं है, इट इज योर फ्यूचर। आपने ही आगे आके आईटी ऑडिटर का काम करना है, आपने ही आगे डेटा एनालिस्ट का काम करना है, आपने ही आगे आके क्लाउड पे काम करना है, आपने ही आके डेटा साइंटिस्ट बनना है। क्लियर? एक्चुअल ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मतलब जो कुछ आप अभी पढ़ रहे होंगे वही आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर रहे हो, वही आपको मतलब अगर आप चैट जेपीटी पे जाएंगे तो चैट जेपीटी है क्या वो आपको पता होना है, आपने यूज तो आप खुद कर रहे होते हैं, डीप सीक आप खुद कर रहे होते हैं, हम यहां तक आपको बताएं। क्लियर? तो पहले तो हम डेटा से रिलेटेड बताएंगे, एक एक चैप्टर की डिस्क्रिप्शन मैं बाद में बताता हूं, लेकिन पहले बेस आपको पता होनी चाहिए। तो चैप्टर 6 चैप्टर जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसके बाद अगर आप देखें तो सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। मैं ज्यादातर चैप्टर नंबर, पिछली दफा भी मैंने चैप्टर 7 पहले कराया था, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर था, मुश्किल था, तो मैं आज कोशिश इस दफा ये करूंगा कि स्टार्टिंग के उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पहले करवा दूं, और बाकी नेटवर्क की चीजें कुछ करवा दूं, और उसके बाद फिर डाटा चैप्टर 1 की तरफ आ जाऊं। तो थोड़ा सा इसलिए कि वो बहुत ह्यूज चैप्टर है, तो बच्चे को शुरू शुरू में उसको हजम करने में, उसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैं बहुत सीक्वेंस में चलता हूँ। मैं सीक्वेंस जैसे चलता हूँ कि जब मैं ये 6 चैप्टर पहले वाले पढ़ा रहा हूँ तो आपको इतनी नॉलेज हो कि मुझे बाद में रिपीट करने की जरूरत ना हो। आपका सिस्टम, ईआरपी, सीआरएम, एससीएम, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब इमर्जिंग में बिग डाटा भी आ जाएगा, इमर्जिंग में बिग डाटा भी आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग भी आ जाएगा, ब्लॉकचेन भी आ जाएगा, फिनटेक भी आ जाएगा, डिजिटल इनोवेशन भी आ जाएगा। इट मींस के ये वाले जितने चैप्टर्स हैं वो आपको क्या कर रहे होंगे, किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? सेकंड पार्ट को, सिस्टम। अंडरस्टैंड? तो अप्रोक्सीमेटली ये भी 7 चैप्टर, 6 और 7, 13 चैप्टर। अब 13 आपने कर लिए। 13 चैप्टर मीन्स के 75 मार्क्स का पेपर, 70 मार्क्स, 75 मार्क्स का पेपर आपने कवर कर लिया। अच्छा, इट इज सो मच इजी। जिंदगी में क्लाउड कंप्यूटिंग, गूगल ड्राइव आप यूज कर रहे हैं, तो मुझे जब क्लाउड पढ़ा रहा हूँ तो आपकी बेसिक नॉलेज तो क्लाउड की है, लेकिन जाहिर बात है डेप्थ नॉलेज आपको पता ही नहीं है कि क्लाउड होता क्या है, कितने किस्म के उसके इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, आपको नहीं पता। ठीक, वो हम आपको से ब्लॉकचेन क्या होता है। आप लोगों ने कैप्टो पे काम तो कर रहे हैं, करेंसी पे काम कर रहे हैं, बाइनेंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉकचेन का नहीं पता। फिनटेक तो यूज कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर यूज कर रहे हैं, बैंकिंग में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन फिनटेक की बेसिक डेफिनेशन नहीं पता। तो हम ट्राई करेंगे, और आई कैप की बुक अभी मैंने आपको ओपन की हुई है, डेप्थ में दिया हुआ है,
कि मतलब जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अगर वो क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा रहे हैं या बिग डाटा पढ़ा रहे हैं, तो बिग डाटा का पूरा चैप्टर है, बिग डाटा होता क्या है, बिग डाटा कैसे वर्क करेगा, बिग डाटा के एडवांटेज क्या है, बिग डाटा की डिसएडवांटेज क्या है, कौन से वेंडर्स हैं इनको बिग डाटा प्रोवाइड करें, कौन कौन से टूल्स हैं कि जो बिग डाटा के, बिग डाटा का आर्किटेक्चर क्या है, डेप्थ है हमारा। क्लियर। आपको कोई भी क्वेश्चन करना होगा, कोई भी आपको अपनी नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आप मुझसे एट द स्पॉट पूछ सकते हैं। क्लियर। और आपको राइट आंसर राइट ट्रैक पे मिलेगा जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज आईटी रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड द रोल। चार ये चैप्टर है। अगर आप देखें, रिस्क, रिस्क, रिस्क एंड रिस्क, चार चैप्टर रिस्क के। जी जी। बुक हम आई कैप की बिल्कुल यूज करेंगे, और नोट्स आप मेरे करेंगे जो कि हर चैप्टर के हमने उसको बुक कंपाइल भी कर दिया और नोट्स कंपाइल भी कर दिए। आपको बुक चाहिए तो बुक आप परचेज कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। ये गोहर असिस्ट कर रहा होगा, हमजा आपको असिस्ट कर रहा होगा, अवेश आपको असिस्ट कर रहा होगा। एनीथिंग दैट यू नीडेड वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ज्यादातर हम ये कर रहे होते हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर भी हम अपने, जैसे ही मैं लेक्चर देता हूँ तो मेरे चैप्टर के मैं आपको शो करता हूँ अभी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए अदनान, तो मैं शो करता हूं कि मैंने नोट्स कैसे बनाए हुए। फॉलो हम आई कैप की बुक को कर रहे हैं, नोट्स मेरे हैं विद एग्जांपल, और उनके समरी नोट्स भी मेरे हैं, तो आपने सिर्फ उनको फोकस करना है। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे नोट्स बने हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हमारे नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स लोगों ने मेहनत करे हैं। हर टीचर अच्छा होता है, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, हर टीचर की अपनी रिस्पेक्टेबल है, हर टीचर का अपना कैलिबर होता है, हर एक की अपनी एक्सपर्टीज है। आप दूसरे नोट्स भी देख सकते हैं, कंपेयर नोट्स कर सकते हैं, लेकिन आपको जब मेरे नोट्स पढ़ रहे होंगे तो आपको एक इसमें प्रोफेशनलिज्म नजर आ रहा होगा। दूसरे अभी जब हमारा अपना जो रिस्क वाला ग्रुप है उसमें बहुत सारे नोट्स लोग ग्रुप डाल रहे होते हैं, हमने कभी मना नहीं किया। नॉलेज शेयर करने से पढ़ती ही है, लेकिन जब आप दो तीन नोट्स पढ़ेंगे, दो तीन जगहों की चीजें पढ़ेंगे, तो जब आपको खुद आइडिया होगा कि आपको किस में इजिएस्ट वर्ड नजर आ रहे हैं, किसको करना है। अगर आप बहुत ज्यादा अपने हाथ फैला देंगे, दस दस चीजें पढ़ रहे होंगे, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम इतनी जगह से पढ़ने के बाद अपने नॉलेज को एक जगह एक्सट्रैक्ट कर लें। तो आपने पहले ये देख लेना है कि आपको कहाँ से ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को, कैसे आप अपने फ्यूचर को। ये है कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, आप एक चैप्टर के आपने नोट्स पढ़े, उसके समरी नोट्स पढ़े, अगर इफ यू आर कैपेबल टू गिव ऑल द क्विजेज, उसमें एमसीक्यूज भी है और उसमें आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है। अगर आप मॉक अच्छा दे देते हैं तो इट मीन्स कि भाई आप कैपेबल हैं, आपको और किसी काम करने की जरूरत नहीं। डन? अंडरस्टैंड? ठीक है। अदनान, अदम, बेटा, इकरा, अबीहा, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले या फिजिकल वालों को कोई क्वेश्चन है तो बेटा साथ साथ पूछते रहना तुम लोग जो भी है। सो एक्चुअल कितने चैप्टर हो गए? कितने चैप्टर हो गए? जल्दी जल्दी आंसर दे, जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे। टोटल कितने चैप्टर हो गए? 17। और 17 को हमने कितने एरियाज में डिवाइड किया? तीन एरियाज। तीन एरियाज कौन से? डेटा, सिस्टम एंड रिस्क। ठीक है, तो डेटा, सिस्टम एंड रिस्क, यहां तक क्लियर है? गुड। सही है भाई, यहां बैठे हुए जितने बच्चे हैं, आसान है? अच्छा, ठीक। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ एनेक्शर्स दिए हुए। एनेक्शर्स नॉलेजेबल थिंग्स होती हैं जो हम इस बुक में यूज कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी जैसे रिस्क है या कोबेट है। अब कोबेट क्या है? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जितना हम पढ़ा रहे होंगे वो, जो सिक्योरिटी की बात करेंगे तो कोविड को यूज कर रहे होंगे, अगर आईएसओ की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड्स को यूज कर रहे होंगे। तो एनेक्शियर्स आपको बता रहा है कि इस वक्त दुनिया में कौन से स्टैंडर्ड चल रहे हैं और कौन से स्टैंडर्ड का क्या काम है। कोविड क्या कह रहा है उसके, कोविड 5 अगर हम पढ़ा रहे हैं तो 5 स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो कर रहे होंगे। अगर आईएसओ पढ़ा रहे हैं तो अगर अगर यहाँ 1 2 7 5 लिखा है तो किस
स्टैंडर्ड का क्या काम है वो हम आपको बता रहे होंगे। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो लीगल कंप्लाइंस है, रेगुलेशन है, वो क्या है, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजों से रिलेटेड वो बताया गया आपके पास। अगर आप लीगल फ्रेमवर्क ऑफ साइबर सिक्योरिटी देखेंगे तो पाकिस्तान ने साइबर लॉ इनहांस किया है। साइबर लॉ क्या होता है, डिजिटल सिक्योरिटी का लॉ क्या है, अगर आप किसी को हैक करते हैं तो क्या होगा, पाकिस्तान का साइबर लॉ क्या कह रहा है, वो आपको इलेक्शन में मिलेगा। तो इसको भी हम एंड पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिस्कस करने से पहले ही बुक के अंदर सारी चीजें एक एक इलेक्शंस की रिवाइज हो रही होंगी, वो हम खुद ब खुद ही कवर कर लेंगे बुक के अंदर। डन। तो 17 चैप्टर ये है और इलेक्शंस ये है आपके पास। डन। यहां तक क्लियर है सबको पहले तो? ठीक है बच्चा, अंडरस्टैंड? गुड। अब सबसे बड़ा बात है, वे सर आप पढ़ा तो रहे हैं, पेपर कैसा आएगा? पेपर पीआरसी तो गए, आपने 50 एमसीक्यूज पे क्लिक किया, कुछ आए, कुछ लक ने काम कर लिया, काम हो गया आपके। अच्छा, अनेक्शंस की वेटेज एग्जाम की बुक में ही होती है। क्लियर? इलेक्शंस होते क्या है, उन चीजों के बारे में, लाइक अगर फॉर एग्जांपल की बात करें, साइबर सिक्योरिटी रिस्क। अब देखिए, अब मेरी बात सुनिएगा सब, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मोहम्मद हफीज ने जो क्वेश्चन किया है वो ये किया है कि मैं यहां आपको पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं? सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? रिस्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी लिखा है, नजर आ रहा है सबको जो मैंने अंडरलाइन किया है? क्लियर? अब नीचे क्या है? डिजिटल सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क। अंडरस्टैंड? इसका मतलब है कि जब मैं सिक्योरिटी पढ़ा रहा हूँ तो सिक्योरिटी के अंदर जो चीजें पढ़ा रहा हूँ वो डिजिटल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान की लीगल रिप्रेजेंटेशन से पढ़ाऊंगा। तो जैसे ही ये सिक्योरिटी का टॉपिक होगा तो डिजिटल सिक्योरिटी के अंदर इंक्रिप्शन क्या होती है, इंक्रिप्शन के रूल क्या है, हैकिंग की टेक्निक्स क्या होती है, मतलब इस तरह के जितने फ्रेमवर्क के अंदर डिजिटल सिक्योरिटी के थ्रेड्स हैं उनके बारे में, उनके साइबर लॉ के बारे में, उनकी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, और वो हम सिक्योरिटी में जाके पढ़ा देंगे। ठीक है? ऊपर फिर क्या है? साइबर सिक्योरिटी। ये क्या है? साइबर क्राइम्स। साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी। तो एनेक्शर्स में रूल्स है लॉ के मुताबिक, और ऊपर आपकी डिटेल डिस्क्रिप्शन। ठीक है? क्लियर है बच्चे? सही समझ में आया? अंडरस्टैंड सबको? ओके। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर पढ़ा तो रहे हैं आप, पेपर कैसे हो? पेपर क्या पीआरसी की तरह ही होगा? 50 एमसीक्यूज को क्लिक करना है, आसान काम हो गया, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं। क्लियर? हमें मेहनत ज्यादा करनी, हमारी राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी। रिमेम्बर, मैं तकरीबन प्रीवियस 15 ईयर से कैफ पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, बहुत दफा ऐसा होता था कि ए लेवल ओ लेवल वाले बच्चे हो, अच्छा ए लेवल ओ लेवल वाले बच्चे क्विक पेपर निकालते हैं क्या? रीजन क्या होता है? उनको इतना हाई एक्सपोजर मिला होता है, उनकी मेंटल एबिलिटी इतनी होती है, फिर उनसे लिखवाया जाता है तो उनकी राइटिंग एबिलिटी अच्छी होती है। अच्छा, इंटर वाला बच्चा हमारा बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन बहुत सारों को जो लिखने के मेथड है उनको नहीं आता। ओके, 1 मिनट रुक जाइए, लॉग इन कर ले हमजा, तो उसके बाद। अच्छा, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, बताओ तुम लोग? क्या कह रहा था मैं? हमने ये कहा था कि 17 चैप्टर्स है, अगर रिस्क मैनेजमेंट हम पढ़ा रहे हैं, रिस्क के 4 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो फ्रेमवर्क है वो काम कर रहा है। ठीक है? उसके बाद कोबेट अगर पढ़ा रहे हैं तो वो सिक्योरिटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत जबरदस्त सा काम है। अगर हम डाटा से काम कर रहे हैं तो आईएसओ 2027 1 2 3 5 ये सबको हम देख रहे हैं। तो एक्चुअली जो हम आपको ऊपर पढ़ा रहे होंगे उनमें हर जगह पे रेफरेंस मिल रहा होगा, एनेक्शियस में एंड पे उनको कंबाइन कर दिया आपके पास। क्लियर? अंडरस्टैंड? सही है?
अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा हिंट मैंने बता दिया था कि आपको तीन लोग हर वक्त अवेलेबल नजर आएंगे। गोहर आपको अवेलेबल नजर आएगा, अवेश आपको नजर आएगा, हमजा आपको हर सूरत में आपको असिस्ट कर रहा होगा, क्विज़ेस आपको कंडक्ट कर रहा होगा। तो आपने कांटेक्ट में रहना यार। अब कुछ चीजें हमने एक्सप्लेन करनी है। आप सबसे पहले कि सर पढ़ा तो रहे, पेपर कैसे होगा? अच्छा, ठीक है बच्चा, सही है हफीज। पेपर का पैटर्न सुनना है, पहले तो ये समझना है कि अब पहले पीआरसी और कैफ में व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द। मैं आपके सामने पेपर ओपन कर रहा हूं। पहले एक ये है, एक पेपर हो चुका है, क्लियर। लेकिन ये हमारे पास मॉडल पेपर है, इसलिए कि ऑलवेज आई स्टार्टेड विद अ मॉडल पेपर। पेपर कैसे आएगा? 100 मार्क्स का पेपर होता है, रिटन पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता, एंड यू वर्क वेरी हार्ड, क्लियर। सबसे पहले इफ यू सी क्या लिखा है, ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इन 3 आवर एंड 15 मिनट विच इंक्लूड 15 मिनट रीडिंग टाइम। पेपर 3 घंटे का है, 15 मिनट आप रीड कर सकते हैं, क्लियर। आंसर इन अ ब्लैक पेन ओनली, आंसर मल्टीपल चॉइस इन आंसर स्क्रिप्ट ओनली। अब क्या है, पहले एमसीक्यूज होंगे, स्नैरियो बेस्ड एमसीक्यूज होंगे 15। यार ये आपको नजर आ रहा है, 15 एमसीक्यूज होंगे स्नैरियो बेस्ड। बाकी रिमेनिंग जो पेपर होगा 85 मार्क्स का, वो होगा डिस्क्रिप्टिव। उसमें आपने डिटेल डिस्क्राइब करना है, सही। अब ठीक हो गया बेटा? सॉरी, वो बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, मैंने देखा नहीं था, मैं यहाँ अपने लैपटॉप पे समझाया था। अब सही आ गया बच्चा, पेपर शो हो रहा है अब? यस, क्लियर। तो ये देखो, ये अब पहले तो ऊपर नजर आ रहा है, उस वक्त नोटिफिकेशन आ रहा था, मैं यहाँ अपने लैपटॉप पे करता हूँ, क्लियर। तो आप देखो कि ये एमसीक्यूज है। द OSI मॉडल IT सिस्टम इनटू डायरेक्टिव लेयर, विच ऑफ द की एडवांटेज ऑफ लेयर अप्रोच इन IT सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर। अब चार आंसर दिए, उनमें से आपको एक पिक करना है, राइट। डिफाइन द एसिड प्रॉपर्टी, एसिड की प्रॉपर्टी क्या चाहिए, चैप्टर के अंदर ही हम पढ़ लेंगे, RDBMS के अंदर। इसके बाद आ जाएंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो स्नैरियो बेस्ड होते हैं। अब ये पूरा एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 9 और 6, 15, ठीक है। अच्छा, इट डिपेंड के पार्ट दो तीन भी हो सकते हैं, आई कैप की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या पता कोई 6 मार्क्स का हो, कोई 3 मार्क्स का हो, कोई 2 मार्क्स का हो, कभी 9 मार्क्स का हो, 6 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का हो, 10 मार्क्स का हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन ज्यादातर जो हमारे पास है वो हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। फर्स्ट दे गिव यू द सिनेरियो, पूरा एक वेज होगा कि कस्टमर परचेज है तो स्ट्रक्चर्ड है डाटा, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है। बिफोर मेकिंग द परचेज न्यू कस्टमर रिक्वायर्ड टू साइन अप शिफ्ट कार्ट वेबसाइट। जब ये सब पूरा आप सिनेरियो अच्छी तरह पढ़ लेंगे, लेकिन 15 मिनट रीडिंग टाइम में आप पेपर को अच्छी तरह पढ़े कि अब वो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको? डिफाइन 3 V's ऑफ बिग डाटा। 3 V's of big data demonstrate for the V identification। अच्छा, अब मैं वापस आता हूं। बिग डाटा का चैप्टर कौन सा था? चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 के हमारे नोट्स बने हुए हैं। अगर आप इस बुक में भी आ जाए, चैप्टर नंबर 4 ओपन कर ले, तो हमारे पास बिग डाटा के वीज दिए हुए हैं। अच्छा, मेरे नोट्स में जो है वो ज्यादा प्रॉपरली विद एग्जांपल दिए हुए हैं, तो आप मेरे नोट्स शेयर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, ये आ गए हम बिग डाटा क्या। अब ये बिग डाटा, एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा, अब ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये आ गए, देखते जाए मेरी तरफ से कितने दिए हुए हैं इन्होंने, कितने करेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डाटा, 5 V's नजर आ रहा है। अब मॉडल पेपर में कितने वीज पूछ रहा है, कितने वीज, एक्सप्लेन, कोई से भी 3 V's। तो अब जब तक आपने
प्रॉपरली बुक को, नोट्स को नहीं पढ़ा होगा, आप कभी भी इस क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते। आपकी नॉलेज रियली मैटर करती है। ठीक, तो आपने पहला क्वेश्चन किया, 9 मार्क्स हो गए, 5 पढ़े थे, कोई से 3 आपने अपनी मर्जी के लिखे, विद एग्जाम्पल लिखा, मटेरियल बेहतरीन किया, एग्जाम्पल बेहतरीन लिखी, डेफिनेशन परफेक्ट लिखी, यू गॉट द 9 मार्क्स। बट आपने सिर्फ नाम लिखे और अंदर आपने डंपी किया, गार्बेज लिख दिया, तो कभी भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो हेडिंग्स के ही मार्क मिलेंगे, लेकिन 9 मार्क्स पूरे कभी भी नहीं मिलेंगे जब तक कि आप ऑन द ट्रैक ना हो। अब लिखना क्या है, वो जब मैं लेक्चर देता रहूंगा, क्विज़ेस देता रहूंगा, तो आपको अप टू द मार्क नजर आएगा। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि जब आप यहाँ होंगे, हम अपने लेक्चर स्टार्ट कर रहे होंगे, ईद के बाद आएंगे, अच्छा जरूर ये कोशिश करिए कि फिजिकली एक क्विज मेरे सामने दें। क्लियर? ये मेरी बहुत रिकमेंडेशन होती है, एक दो क्विज आप मेरे सामने दें, क्विज देने के बाद मेरे साथ बैठे, मैं कितने मार्क्स दे रहा हूं वो देखें, वो बताएं। कि आप पूछेंगे सर क्यों मार्क्स काटे, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर की टेक्निक्स क्या, आपने क्या क्या मिस किया, वो मैटर करता होगा। आप जब एक दफा उस ट्रैक पे आ जाएंगे, तो फिर आप जब भी क्विज देंगे कि उसी ट्रैक्स को फॉलो करेंगे। डन। सेकेंड, consider that SmartCard customer profile and that delay for the high data volume, identify two data related challenges for that one, लिखा होगा। तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 6, 4, 5, 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4, 6, 6 एंड 6 12 मार्क्स। तो इस तरह की बाइफिकेशन है, वो डिपेंड करता है आई कैप के कि वो आपको कितने क्वेश्चन दे रहा है। लेकिन एक्चुअली 85 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव होंगे और 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज। तो ये पेपर है, लेटेस्ट पेपर भी आपके पास है, आई कैप की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, हमारी वेबसाइट पे हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। जो हम अभी नया ग्रुप बनाएंगे आप लोगों के लिए, जो आप रजिस्टर्ड होंगे, उसमें आपको सारी चीजें हमजा प्रोवाइड करता रहेगा, चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर विद सब। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने अपनी जो वेज है, वो आपको ये फोल्डर नजर आ रहा होगा, ये मेरे नोट्स हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज है पूरे, आपको यहाँ चैप्टर के मुताबिक अगर नोट्स नजर आएंगे, समरी नोट्स नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्ट नोट, पहले हम यहाँ देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या है, नजर आ रहा है सबको? चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पर्पस, डिसीजन मेकिंग, पढ़ाना बाद में स्टार्ट करेंगे, टाइप ऑफ डाटा, हर एक की एग्जाम्पल के साथ। रिमेंबर ये है, तो ये डेफिनेशन है, ये प्रॉपर्टी है, ये एग्जाम्पल है, ये रियल वर्ल्ड सीए की एग्जाम्पल है, ये डाटा, ये एग्जाम्पल्स है, ये रियल वर्ल्ड सीए की एग्जाम्पल है, ये डिस्क्रीट डाटा, ये एग्जाम्पल्स है, ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। ये सारा चैप्टर हमने प्रॉपरली, कैटेगरी है तो उनकी डेफिनेशन है, प्रॉपरली बुलेट पॉइंट है, विद एग्जांपल्स है। एक एक चीज को हमने आसान वर्ड में बुलेट पॉइंट में आपके लिए लिख दिया, सिनेरियो बेस आपके लिए लिख दिए, सिनेरियो बेस के क्विजेस आपको बना लिए, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के बारे में आपको बता दिया, सारा कुछ आपका चैप्टर नोट्स में हमने कवर कर दिया। डन। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो बुक में है और हमारे नोट्स में ना हो, उससे ज्यादा, उससे मोर एलोपरेटिव विद बुलेट पॉइंट्स आपको मिलेगा। इनमें से कोई भी टॉपिक एग्जाम में आ जाए तो सिर्फ आप इसी को राइट कर सकते हैं, ये हमारे पास। डन। अब चैप्टर नंबर 1 तो हमने पढ़ा दिया, आपको डिटेल बता दी, चीजें हमने आपको बता दी। उसके साथ हमने फौरन क्या किया, क्या दे दिया आपको, चैप्टर 1 के समरी नोट्स दे दिए हमने। ठीक है, चैप्टर 1 के स्मार्ट नोट कितने पेजेस पे आए, जस्ट 1, क्लियर, और जस्ट 2। इसका मतलब है पूरा चैप्टर
मैंने समरी के तौर पे आपके लिए, रिवीजन के लिए आपके पास कर दिया। डाटा क्या होता है? टाइप ऑफ डाटा जो वहां डेप्थ में लिखा हुआ है उसको समराइज करके एक एक लाइन में, ताकि आप बस ये पढ़ें तो आपको गाइड हो जाए कि आपने टॉपिक क्या लिखने हैं। आपके टॉपिक आपके सामने होने चाहिए। जब टॉपिक हो जाएंगे तो उनको एक्सप्लेन करना, नोट्स आपको याद आ जाएंगे, चीजें याद आ जाएंगी। तो जो चैप्टर, अगर चैप्टर 1 में हमारे पास टोटल 9-10 पेजेस है, तो जो समरी नोट्स है वो 10 पेजेस को उसने कॉम्प्रेस करके 2 पेज पे ले आया। दोनों चीजें आपके पास प्रोवाइड है। हर चैप्टर का एमसीक्यूज क्विज अवेलेबल है, हर क्विज का डिस्क्रिप्टिव क्विज अवेलेबल है। वो ऑनलाइन के लिए भी है, फिजिकल के लिए भी है। कभी कभी अगर जो फिजिकल आ रहे होते हैं, मैं बहुत इंटरेक्टिव काम करता हूँ, उनसे वाइवा कंडक्ट कर लेता हूँ, सामने बैठ जाता हूँ, आ जाओ भाई, बताओ डेटा के टाइप्स कितने हैं, बताओ प्राइमरी डेटा क्या होता है, बताओ एग्जांपल बताओ। जिस तरह से एग्जामिनर पूछ रहा होता है मैं वहां बैठ के पढ़ लेता हूँ, पूछ लेता हूँ। उसका फायदा ये होता है कि स्टूडेंट की नॉलेज इनहेंस होना शुरू होती है। मुझे पता चलता है कि किस लेवल पे फ्लॉज है, कहाँ उनको इंक्रीज करना है, कहाँ डिक्रीज करना है। डन। अब ये सब चीजें, पहले आपके पास बुक है, फिर हमारे नोट्स हैं, फिर हमारे समरी नोट्स हैं, फिर हमारे क्विजेज हैं, ये आई कैप के डायरेक्टिव्स हैं, ये आई कैप का पेपर है। मैंने सारी चीजें आपके सामने एलोबरेट करके रख दी। अब पहले यहां तक जितने बच्चे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, और ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं, उनका कोई भी क्वेश्चन है तो वो प्लीज चैट पे ऑनलाइन वाले मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एनीवन, मैं जरा ऑन कर लूं चैट भी। हाँ भाई, अभिया बेटा, क्लियर हुआ? अदनान, इकरा, हफीज, अवेश, बाकी सना और लोग, कुछ चीज पूछनी है? समझ में आया तुम लोगों को? एक पैटर्न समझ में आया पेपर का? आवाज आ रही है मेरी तुम लोगों को? समझ में आया पेपर का पैटर्न? अभी हाँ, कोई क्वेश्चन है? इकरा, आपने पूछना है कुछ? अच्छा। अच्छा हफीज, बात फिर वही बात, सबसे पहली बात है कि हर इंसान जो है वो ये क्वेश्चन पूछता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था। वो मैंने एक चीज ओपन की हुई है, वो मैंने आपसे डिस्कस करनी है। अभी हमजा आया तो हमजा भी पेपर दे रहा था। मैंने कहा भाई पेपर कैसे हुआ? कहने लगा पेपर तो अच्छा हो गया। बाकी लोगों से पूछा, सब कह रहे हैं बहुत अच्छा पेपर हो गया। मैंने कहा कि यार बहुत आसान पेपर था। अच्छा, अब फर्क क्या है? अगर हफीज, मैं तुम्हें बिग डाटा पढ़ा दूं, मैं तुम्हें उसके 2 दफा क्विज ले लूं, तुमसे उससे वाइवा ले लूं, तुम्हारा रट्टा करवा दूं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि तुम दूसरों को बिग डाटा का बारे में पढ़ाओ। ठीक है? अब बिग डाटा का ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, 15 मार्क्स आ जाए, तो तुम्हारे पास, इसलिए कि तुम्हें इतनी नॉलेज है कि तुमने दूसरों को समझाया, तुम्हें लिखना आता है, तुमने क्विज अच्छा दे दिया, और मैंने तुमसे पूछूंगा कि हफीज पेपर कैसा हुआ, तो तुम कहोगे सर बहुत आसान था, बिग डाटा आया, मैंने तो सारा लिख दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर ये होता है कि आपने पढ़ा क्या है। अगर आपने चीजें परफेक्टली पढ़ी होंगी, वही चीजें ही एग्जाम में आनी है। सिर्फ वेज डिफरेंट होंगे, आपके नॉलेज प्रोस्पेक्टिव है, तो आपके लिए पेपर आसान होगा। अब दूसरा स्टूडेंट है जिसने बिग डाटा पढ़ा ही नहीं, उसके कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और बिग डाटा कहेगा यार बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, पता नहीं एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। तो पेपर मुश्किल या आसान नहीं होता। पेपर मुश्किल आसान हो जाता है आपकी नॉलेज के मुताबिक। अगर आप सब टॉपिक अच्छी तरह पढ़ लेंगे और वो सब टॉपिक ही एग्जाम में आ गए तो पेपर आसान। और आपने टॉपिक पूरे नहीं पढ़े, आपने सिलेक्टिव स्टडी की और एग्जामिनर ने वो टॉपिक पढ़ ली, पूछ लिए जो कि आपने नहीं पढ़े थे, तो आपका पेपर मुश्किल। नहीं बेटा, आपने मेरे नोट्स फॉलो करना है अदनान। मेरे जो बुक है, आई कैप की बुक को ही फॉलो करते हुए
मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आपको दो दो चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपने नोट्स से ही पढ़ाऊंगा, समरी नोट्स ही दूंगा। फॉलो आई कैप की बुक भी करूंगा, बुक को सामने रखा होगा, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंट हो कि बुक ना पढ़ने के बावजूद सारे टॉपिक क्लियर है, लेके सारे नोट्स बुक के टॉपिक से ही एक्सट्रैक्ट किए गए, तो आपको दो दो जगह नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है अंदर, अंडरस्टैंड? तो आपने मेरे नोट्स फॉलो करने हैं, समरी नोट्स फॉलो करने हैं, दो चीजें आपके पास है। आप सारे पेपर क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह से। अभी जो रिजल्ट आएगा आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल से हम पढ़ा रहे होते हैं, किस तरीके से हम मैनेज कर रहे होते हैं, और किस तरीके से हम क्विज मेंटेन कर रहे हैं। तीन तीन लोग आपके साथ हैं, आप फौरन रिस्पॉन्स करेंगे आपको। हमजा पेपर खुद दे चुका है, जो हमारा असिस्ट कर रहा होता है, बहुत ही जबरदस्त काम है। खुद उसने इस अटेम्प्ट में कैफ 3 दिया है, तो उससे अच्छी नॉलेज और किसी को नहीं होगी। आप क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको और डिटेल बता देगा, मैं नहीं हूंगा तो वो आपके पास अवेलेबल होगा, वो आपकी क्विज कंडक्ट कर लेगा। क्लियर? कहीं क्यूरीज होगी तो वो आपको सहायता करेगा। उसके अलावा मैं ऑलवेज क्लास से पहले, क्लास के एंड पे हर वक्त पूछ रहा होता हूँ ग्रुप पे। अगर अभी भी पेपर से पहले भी जो पूछ रहा था, मैं उसी वक्त उसको एग्जाम, उसी वक्त वॉइस नोट पे रिप्रेजेंट कर रहा था। जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है उसमें तो हम डिले ही नहीं करते हैं बिल्कुल। मैं खुद हर क्यूरी का आंसर मैं खुद देता हूँ। डन? क्लियर? समझ में आया बेटा सबको यहाँ जो बैठे हुए हैं? कोई क्वेश्चन है किसी का? आ रहा है ना समझ में? पैटर्न आपको नजर आ रहा है? बेटा बेफिक्र हो जाओ हफीज। इस दफा भी तुम्हें पता है कि मैंने 1.5 मंथ पहले कोर्स वाइंड अप कर दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मार्च में पेपर था, 10 जैन को मैंने वाइंड अप कर दिया था, 2 महीने थे। फिर मैंने थोड़ा सा डिले दिया, मैंने कहा आप रिप्रेजेंट करो। फिर मैंने एक क्लास, मतलब 1 डेढ़ हफ्ते के बाद जाके या 10 दिन के बाद जाके 20 तारीख को ली। लेकिन अगर मैं चाहता तो मैं 2 तारीख को, 2 मार्च को आपका पेपर था, और 10 जैन को मैंने अपना कोर्स वाइंड अप कर दिया था। और वाइंड अप करके मैंने चैप्टर बाय चैप्टर क्विजेस कंडक्ट करना शुरू कर दिए थे, यहाँ बुलाना भी शुरू कर दिया था। मैंने कहा भी तुम लोग यहाँ आओ मेरे सामने, मैं वाइवा कंडक्ट करूंगा तो मैं वर्क करूंगा। तो ये टोटली आप पे डिपेंडेंट करता है। क्लियर? तो मैंने 2 मंथ पहले आपके पास वक्त खत्म कर दिया था। तो आप अगर मेरे लेक्चर देखेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग प्रीवियसली वालों के टाइम देखेंगे, तो वो 10 जनवरी मेरा लास्ट लेक्चर था जिसमें मैंने वाइंड अप किया था। और उसके बाद मैंने खुद गैप दिया था ताकि बच्चे बहुत ज्यादा डिले ना हो। तो फिर मैंने 1 हफ्ते के बाद क्लास ली, फिर मैंने 10 दिन के बाद एक क्लास ली, ताकि मैं उनसे इंटरेक्ट रहूं। ये ना हो कि बिल्कुल ही 2 महीने के बाद सब कुछ भूल भुला जाए उसके बाद। अच्छा, उसी ड्यूरेशन में हमजा ने पूरे शुरू से लेकर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 से लेकर पूरे क्विज कंडक्ट किए। फिर उसने कंप्लीट मॉक कंडक्ट किया इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में रहते हुए। डन? क्लियर है सबको? एनी और क्वेश्चन? हफीज तुमने कुछ पूछना, अदनान तुमने कुछ और पूछना बेटा? कोई चीज कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ करे तो पूछ लिया करो। जिस तरह हफीज पूछ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि ये चीजों को बहुत डीपली देख रहा है कि भाई आगे हम कैसे मैनेज करेंगे। तो दैट्स रियली गुड। और कोई? सदा, अवेश बेटा कुछ पूछना है? ठीक। अब एक चीज थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर दें। आज मैंने लेक्चर नहीं दिया, आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वर्क किया है। एक ऐसा किया है कि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, मेरी एक रिकॉर्डिंग है ये वाली, चैप्टर वाइज की, किस चैप्टर में क्या है, प्रीवियस रिकॉर्ड करवाई थी मैंने। इसी को रिवाइज करने के बजाय आज अभी आपको इसी ग्रुप पे मैं ये रिप्रेजेंट कर दूंगा कि हमारे टोटल चैप्टर कितने हैं। क्लियर? हर चैप्टर में क्या दिया हुआ है, अगर टाइप ऑफ डाटा है,
तो सीए के लिए फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डाटा, स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर डाटा, इंटरनल ईआरपी लेजर का डाटा, ये चैप्टर 1 की रिक्वायरमेंट है। फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ये है कि जहां भी आप ऑडिटर के लिए जाते हैं, ऑडिट के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। डाटा की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे आप डाटा को कलेक्ट करते हैं, आपको पता होता है कि डाटा किस टाइप का। और जब जब अब दुनिया बढ़ती चली जा रही है, सारा बिजनेस ऑनलाइन होता चला जा रहा है, बैंकिंग ऑनलाइन होती जा रही है, क्रिप्टो करेंसी पे काम हो रहा है, क्लियर फाइनेंशियल फिनटेक पे चले गए हैं, तो उस वक्त पूरी दुनिया से डाटा को कलेक्ट करना, टाइप ऑफ डाटा जाने बगैर इट नॉट पॉसिबल। तो पहला चैप्टर हमारे पास ये है। डेटा गवर्नेंस का चैप्टर बड़ा जबरदस्त सा काम है। अगर गवर्नेंस की बात की जाए तो गवर्नेंस जो है वो मैनेजमेंट की टॉप लेवल है। लाइक गवर्नर, अभी आपने देखा होगा सिंध का गवर्नर चेंज हो गया। गवर्नेंस गवर्नेंस टॉप लेवल पे होती है, सीओ सीएफओ के लेवल पे होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लेवल पे होती है। कंपनी को चलाना कैसे है, गवर्नेंस कहलाती है। गवर्नेंस का हमारा पूरा एक चैप्टर है जिसको हम डिटेल में डिस्क्राइब करें। तो सीए फ्रेमवर्क में हम आपको ये बता रहे होंगे कि आईएफआर में, रिपोर्टिंग में, डिजिटल रिपोर्टिंग में, जीडीवीआर पे, सॉक्स पे जो आप रिपोर्ट लिखते हैं, जब आप आजकल जो सिक्योरिटी रिपोर्ट्स होती हैं, वो सॉक्स की रिपोर्ट्स बहुत महंगी मिलती है। अभी भी दो कंपनीज के लिए हम काम कर रहे थे, उनको हमने लिख के यूएसए में इन्वाइट करा था, तो सॉक्स तो रिपोर्टिंग पे काम करेंगे। तो फाइनेंशियल लीडर विल गाइड द एथिकल एंड कंप्लायंस डाटा। हम क्या करेंगे, गवर्नेंस टीम होगी। गवर्नेंस ये बताएगी कि हमने डाटा को कैसे स्टोर करना है, डाटा कितना इंपॉर्टेंट है, अगर हैक हो गया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी हमारे पास क्या है, ऑडिट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, रिस्क कौन कौन से है, वो गवर्नेंस टीम वो पॉलिसी बनाएगी और उन पॉलिसी के मुताबिक हम काम। ये चैप्टर नंबर 2 था। ठीक। चैप्टर नंबर 3 डाटा एनालिसिस है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कि आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि दुनिया में इस वक्त कितना काम हो रहा है, आप ये बता सकते हैं कि किस वक्त कितनी सेल हो रही है, किस वक्त लोगों की डिमांड क्या हो रही है। आपने अक्सर देखा होगा ना कि भाई गूगल पे जो सबसे हाई ट्रेंड है वो ये चल रहा है। आजकल लोग ज्यादा सर्च क्या कर रहे हैं, वॉर, ईरान वॉर, पेट्रोल से रिलेटेड थिंग, क्लियर, ये टॉप ट्रेंड चल रहा है। तो हम भी टॉप ट्रेंड को देखते हैं। हम देखते हैं कि रिस्क क्या हो सकते हैं। रिस्क क्या है भाई, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, अब क्या करना है, ऑनलाइन क्लासेस पे आ जाओ। कंपनी को कहां से चीजें मिलेंगी, रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, परफॉर्मेंस का डैशबोर्ड। हम डैशबोर्ड बनाते हैं, याद बहुत होगा कि डैशबोर्ड बनाने के लिए हमारे बहुत सारे टूल अवेलेबल है। हमने यहाँ आपको दिया है, देखिए आपने नीचे देखा है, एक्सेल की प्रैक्टिकल है, पावर बीआई पे हम डैशबोर्ड बनाएंगे, पाइथन की बेसिक रहते हुए इंटरेक्टिव डैशबोर्ड की वर्किंग करेंगे, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करेंगे। ये हमारे चैप्टर वाइज अवेलेबल है। ठीक है। तो एक्चुअल जो है वो हमारा कोर्स बहुत इंटरेक्टिव है, हर चैप्टर के लिए एक अलग चीज है। फिर बिग डाटा है। बिग डाटा क्या होता है, बिग डाटा में अगर नॉर्मल डाटा है तो वो छोटा डाटा होता है, बिग डाटा है तो वो पूरी दुनिया का डाटा होता है। लाइक amazon, लाइक फेसबुक, क्लियर, याद हो रहा है, तो लाइक द एआई डिफरेंट टूल। अब हमारे पास ये क्या है, लिंक 3 V's ऑफ बिग डाटा, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेरोसिटी। हमने आपको 5 V's तक बता दी, मैंने आपको नोट्स बताए थे। तो बिग डाटा कैसे होता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उनके रिस्क क्या है, कैसे स्टोर करना है, टेक्नोलॉजी कैसे होगी, क्या चीज कैसे काम कर रही है, वो बिग डाटा पे हमारे पास। ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट का इस दफा भी जो मैंने फाइनल पेपर देख रहा था, वो चैप्टर 1 से भी आया, उससे भी आया। उसके बाद डीबीएमएस से तो लाजमी, इसलिए कि कंपलसरी है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस कैसे बनती है, डेटाबेस कैसे इंटरेक्ट होती है, नॉर्मलाइजेशन का एक क्वेश्चन एग्जाम में आया। वही क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट टॉप ट्रेंड पे चलते हैं। दुनिया का जो सबसे ज्यादा हाई पोटेंशियल सॉफ्टवेयर है वो है सैप। ठीक है। सैप अकाउंटिंग के लिए भी है, सैप सप्लाई चेन के लिए भी है, सैप आपके पास ईआरपी के लिए भी है, सैप आपके पास सीआरएम के लिए भी है। तो सैप के सॉफ्टवेयर के बारे में, किस तरह की रीडिंग है, डीबीएमएस कैसे बनता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है, कैसे होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में डीबीएस कैसे सपोर्ट करता है, ये सब हम आपको चैप्टर 5 में बताएंगे।
नॉर्मलाइजेशन आ गया, डेटा वेयर हाउसिंग हो गया। तो ये हमारे पास पहला जो काम था वो जो डेटा का था वो 6 चैप्टर्स का है। एक पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, उसमें ज्यादा मैंने डिटेल में बताया हुआ है, वो भी आज आपको मिल जाए। क्लियर? तो चैप्टर बाय चैप्टर भी बाइफिकेट हो रहे हैं। चैप्टर 7 के कुछ क्वेश्चन मैं पहले करवा देता हूँ। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है। क्लियर? सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। लोगों को नहीं पता, पता ही नहीं है कि क्या करना है। प्रोसेसर्स क्या होता है, ओएसआई लेयर्स क्या होती है, नेटवर्क में लैन क्या होता है, वैन क्या होता है। जब तक ये नहीं पढ़ा जाएगा, हम शुरू के डाटा या डेटाबेस या बिग डाटा को नहीं पढ़ेंगे। तो मैं जो कुछ पोर्शन है, जो शुरू का पोर्शन है, वो चैप्टर 7 से कवर करता हूं और उसके बाद में चैप्टर 1 की तरफ चला जाऊं। ठीक है? तो देखिए, अगर इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क मैं पहले कवर करूंगा अपने लेक्चर में, और फिर आपको बताऊंगा कि इंटरनल ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है। स्टूडेंट क्या है वो मैप करेंगे इनवॉइस ट्रेवल थ्रू द आईटी सिस्टम। हार्डवेयर जितना अच्छा होगा, सॉफ्टवेयर जितना होगा, सेम उसी तरह की एग्जांपल दे लेते हैं कि अगर आपका लैपटॉप अच्छा है लेकिन आपका वाईफाई की डिवाइस अच्छी नहीं है, वो स्लो चल रही है, खराब चल रही है, तो आपका इंटरनेट या आपकी लेक्चर कभी भी अच्छे नहीं चलेंगे। आपकी दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? क्लियर? चैप्टर 8 है, ईआरपी है। चैप्टर 9 जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में एआई है, ब्लॉकचेन है, इसका हर एक का एक एक अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है। आरपीए है, आईओटी डिवाइसेस है। क्लियर? ये पूरा एक एक चैप्टर है, एक दिन में नहीं समझाया जाता, एक वर्ड में नहीं समझाया जा सकता। डेप्थ है। तो मतलब आपके 5 चैप्टर इन टेक्नोलॉजीज में कवर हो जाएंगे, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। फिनटेक है, रिच टेक है। ठीक है? तो अगर आप देखेंगे तो आपके जब कोर्स आउटलाइन की तरफ हम जा रहे होंगे, तो कोर्स आउटलाइन में आप ये वाला चैप्टर्स इजीली सबके सब आप क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। डन? तो ये हमारा कुछ इंटरेक्टिव था। और इसके बाद के जो चैप्टर है मैं आपको बताऊं, ये देखें, जैसे ही हम उस सेक्शन पे आएंगे सिस्टम में, तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, डिजिटल, ये सारे के सारे जो है वो उसमें हो जाएंगे, और हर एक का एक अलग अलग चैप्टर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलग चैप्टर, क्लाउड कंप्यूटिंग का अलग चैप्टर, ब्लॉकचेन का अलग चैप्टर। क्लियर? उसके बाद डिजिटल फिक्शन और बिजनेस अकाउंटेंसी का अलग चैप्टर। रिस्क मैनेजमेंट अलग से टॉपिक। रिस्क क्या होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के रिस्क क्या होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी का रिस्क क्या होता है। क्लियर? इंक्रिप्शन कैसे करनी है, कैसे वर्क करना है। रिस्क मोस्ट सेंसिटिव डाटा, इसलिए कि रिस्क यह है कि अगर डाटा लॉस हो गया तो आपका सब चीजें लॉस हो जाएंगी। क्लियर? उसका बैकअप करना है, उसको रिकवर करना है, उसके लिए थ्रेड्स को रिकवर करना है, उसके लिए टूल यूज करने हैं, उसके बाद डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक को रोकना है, फायरवॉल लगाना है, इंक्रिप्शन करनी है, डिजिटल सिग्नेचर लगाना है। ये सब हम आपको लास्ट वाले साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन रेस, साइबर लिटरेसी स्टडी आपको बताना है। साइबर से रिलेटेड कितनी है, जनरल कंट्रोल्स क्या है, आपका लैपटॉप है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें एक्टिव करनी है। इंटर एंटीवायरस एक्टिव करना है, इंटरनेट सिक्योरिटी में एक्टिव करना है, फायरवॉल एक्टिव करना है। ये सब वो मेथड थे जो हम आपको सिखाएंगे। एंड लास्ट वन इज रोल ऑफ आईटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट, टॉप है। आप कैसे क्या करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डाइवर्स है, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, रिस्क को मैनेज करना मुश्किल हो गया है, तो हाउ यू मैनेज दैट। ओके? तो 17 चैप्टर्स है बच्चा, और 17 चैप्टर्स में हमें अपना फ्यूचर मेंटेन करना है। और उसके बाद लास्ट वन, आपके पास आईटी की इतनी नॉलेज हो जाएगी कि जितने आगे आने वाले दिनों में आप अपने कोर्सेज कर रहे होंगे, अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट में कर रहे होंगे, आप आर्टिकलशिप कर रहे होंगे, आप किसी कंपनी में जाके वर्क कर रहे होंगे, तो आपको इतनी नॉलेज होगी कि आप आसानी से काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद
आई कैप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो साथ साथ प्रैक्टिकल मॉडल भी करवा रहा है आपको, एक्सेल, एडवांस्ड एक्सेल, पावर पॉइंट सब थे करवा रहा है। उसके बाद एआई की टूल्स भी आपको करवा रहा है। ठीक है, सी पैप में आपको पूरा टूल एआई का 6 महीने का एक मॉड्यूल आपको, जिसमें सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, उसका पेपर भी आपको, तो ये बड़ा प्रैक्टिकल वर्क है। तो आई कैप की एक ग्रेट एफर्ट है कि बच्चों को आईटी लिटरेसी की तरफ या न्यू टेक्नोलॉजी लिटरेसी की तरफ लेकर जाया जाए। इसलिए कि जिस दौर में आप क्वालिफाइड हो रहे होंगे उस वक्त 90% लोग ऑडिट से आईटी ऑडिट पे ट्रांसफर हो चुके। एआई के ऐसे, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो कैट हम पढ़ाते हैं तो ऑडिटर को कुछ करना ही नहीं पड़ता, कैट टूल खुद ही उसके लिए रिपोर्ट तक बना के ला देता है। ऑडिटर को सिर्फ डेटा एनालाइज करना है, डेटा देना है, और बाकी काम कैट टूल का है, गैस टूल का है, पेनिट्रेशन का है, बहुत सारी चीजें जो जब लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं आपसे डिस्कस करूँ। ठीक है बच्चा, समझ में आया एवरीवन? कोई चीज, कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन? हफीज, इकरा, अदनान, बच्चा अवेश, सना, बेटा कोई भी अगर तुम्हारे माइंड में कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, तो तुम पूछ सकते। सब चीजें अवेलेबल है। आपने सिर्फ मेरे नोट्स लेने, नोट्स को याद करना है, क्विज़ेस देने हैं, रिवीजन के लिए समरी नोट्स देना है, आपको वो कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है बेटा हफीज, और कोई क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा? नेक्स्ट क्लास हम कोशिश करेंगे कि ईद के बाद अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करें। जब तक आप भी अब जरा फ्रेश हो जाए, थोड़ा सा वॉक कर लें, आप ईद इंजॉय कर लें। इसलिए कि देखिए कैफ में जब आ जाते हैं तो बहुत हाई प्रोफाइल स्टडी करनी पड़ती है, आपको बहुत इंटरेक्टिव होना पड़ता है। आप जब तक इंटरेक्टिव नहीं होंगे आपको आउटपुट नहीं मिलता। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि इंटरेक्टिव लेक्चर दिए जाएं, आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट रहें, हर वक्त असिस्ट करता रहूं मैं आपको, ताकि आपको चैप्टर बाय चैप्टर पेपर से 1.5 मंथ पहले आप सारे चैप्टर कवर करके सिर्फ क्विज़ेस की तरफ जा रहे हो, प्रिपेयर कर। फिजा हम दोनों ले रहे हैं, फिजिकल मैं तो बहुत, पिछली दफा भी फिजिकल बच्चे बहुत आ रहे थे। एक बात याद रखिएगा कि फिजिकल का नेमुल बदल कुछ भी नहीं है। मेरी अपनी एफर्ट फिजिकल में यह है कि जब आप मेरे सामने बैठे होते हैं, जिस तरह अभी हफीज बैठा हुआ है, तो अब हफीज ने मुझसे पूछा, लेकिन मैं इससे पूछूं, अब जैसी क्लास हुई हफीज मेरे पास आ गया, अब देखा सर ये भी बता दे, मैं बैठ के गपशप मारी, हफीज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उसका भी तो मैं ज्यादातर फिजिकल को बहुत प्रेफर करता हूँ। एक फिजिकल का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हाँ रिकॉर्डिंग लेक्चर है, लेकिन रिकॉर्डिंग लेक्चर में इंटरेक्टिविटी नहीं होती, मैं और आप सामने नहीं होते, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा वेज मैं नहीं समझा सकता। तो यू ट्राई योर बेस्ट टू टेक द फिजिकल। फिजिकल की बात ही अलग होती है, जब सामने आप बैठे होते हैं और उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, यहाँ मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम है, आप गए, आपने फौरन सॉल्व कर लिया, आप मैं वहीं बैठ के आपसे वाइवा कंडक्ट कर लिया, उसकी बात अलग होती है। अच्छा, ऑनलाइन का एक सिर्फ ये है कि आप वॉइस कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो इंटरेक्टिव नहीं होता। मतलब आप पढ़ रहे होते हैं, हमजा आपसे क्विज कंडक्ट कर रहा होता है, आप उसके आंसर दे रहे होते हैं, बाद यहाँ अगर फिजिकल होता है तो मैं ही होता हूँ, और मैं ही आपसे तमाम चीजें उसी वक्त चेक करके बिठा के बता रहा होता हूँ डंडे के जोर पे कि ये क्या है, दोबारा दो, दोबारा लिख के दिखाओ मुझे। ठीक है, अब ऑनलाइन वाले बहुत लीनियंट हो जाते हैं, वो बताने के बाद भी दोबारा रिप्रेजेंट नहीं करते आप, लेकिन फिजिकल में बहुत ज्यादा है। तो मेरा प्रेफरेंस ये है कि आप लाजमी फिजिकल आए, आप प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन हमारे लेक्चर अवेलेबल है। याद, अब याद रखना कि बेटा टाइम को मैनेज करना पड़ता है इंसान को, लेकिन जो फिजिकल की बात है वो बात ही अलग होती है आपके। इसलिए कि हम जब भी क्लासेस लगाते हैं तो दो दो क्लासेस साथ हैं, मेरी है फिर सर की है कभी, तो आपको टाइम वेस्ट नजर नहीं आता। इसलिए कि आप जब फिजिकली यहाँ बैठ के 3-4 घंटे टीचर के सामने इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मैनेज हो रहा है। और अगर नहीं हो सकता, वाकई कोई प्रॉब्लम है, तो फिर ऑनलाइन लेक्चर आप ले रहे हैं।
लेकिन आपने जब भी पूछना है तो आप आ गए, आप मेरे साथ बैठ गए, आपने मुझसे डिस्कशन की, अपनी क्यूरीज को रिजॉल्व किया आपने। मैं और आपने कहा कि सर ये मैंने पढ़ा था, बताएं, आप बताएं, मैं इससे क्विज ले लें। मैं आपसे बैठ के उसी वक्त क्विज लिया, आपको बताया कि अगर ये वाला क्वेश्चन का तुम ये वाला आंसर दोगे तो इतने मार्क्स मिलेंगे, तुमने ये पॉइंट छोड़ दी। डन। चले, थैंक यू सो मच, तो नाइस ऑफ यू। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 से नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।